औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ़ हक़ानी। आतिफ़ हक़ानी स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और मरकज़ी जमात तीनों इदारों में अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके और आज हमने इन्हें मदऊ किया है कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो आतिफ़ भाई, कहाँ से शुरू करें? स्कीम 33 से शुरू करें या फिर फेडरेशन से शुरू करें? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। नदीम भाई का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जैसे मेरा ख्याल है कि करंटली मैं 33 में सर्व कर रहा हूँ, तो स्कीम 33 के हवाले से कुछ शुरू करते हैं कि वो सफ़र कैसा चल रहा है मेरा। उसके बाद इंशाल्लाह फेडरेशन और मरकज़ की जो ऑब्जर्वेशन हैं उस पर भी बात करते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें, जैसे कि आपने कहा कि हम स्कीम 33 से शुरू करें, तो स्कीम 33 में आपने अपने सफ़र का आगाज़ कब किया, किस हाल में आपको स्कीम 33 मिली और आज माशाल्लाह से आपने उसे कहाँ तक पहुँचाया? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का थोड़ा बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ। आई गेस कि ये आपके व्यूवर्स के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि बहुत सारे लोग इसको मरकज़ी जमात की तरह ही कोई एक इदारा समझते हैं कच्ची मेमन का। तो थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी ब्रीफिंग दे दूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है क्या। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी 1946 में हमारे बुज़ुर्गों ने, जो कच्ची मेमन बुज़ुर्ग हैं जो कराची में आबाद थे उस वक्त, तो इंडिया था, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था और 46 में एक अपील की थी कि हाउसिंग के मसले को कच्ची मेमन बरादरी के लिए दिया जाए। तो 46 में बॉम्बे जब था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसमें एक जमा कराई थी। उसके बाद अल्लाह के फजल करम से 51 में मरहूम नाखुदा साहब की काविशों से हमको 1951 में ज़मीन मिली थी। तो उसका नाम जो है स्कीम 7, जो है स्कीम 7 कराची में ज़मीन अलॉट हुई थी। एक्चुअल एकर्स तो मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे आबादकारी का पहला सिलसिला शुरू हुआ, जिसको हम बादराबाद कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 7। उसके बाद 71 में मैं अगर अपने मोहसिनों सदर जमात के कुछ उस वक्त के ओहदेदारान, जिनमें अदीस अकरानी साहब, गफूर नक्शबंदी साहब, उनका अगर एहसान बन ना रहा हूँ तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। उन्होंने उस वक्त 71 में कोई ज़मीन अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उन्होंने 7 की मैनेजमेंट को कहा था कि आप भी जो है ये डालें ताकि 33 में भी जो है हमको एक ज़मीन मिले। तो उस वक्त के बुज़ुर्गों की काविशों से माशाल्लाह 71 में भी हमको एक ज़मीन अलॉट हुई, और जो फिर उसके बाद जो है उसकी अलॉटमेंट हुई और लोगों ने उसमें जो है ना इन्वेस्ट किया प्लॉट्स, बेसिकली अपनी जमा पूंजी लगाई ताकि आगे जाके फ्यूचर सिक्योर हो। तो उसको जो है हम 33 का नाम देते हैं गुलजार इजरी सेक्टर 21। सर, ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि 7 और 33 दो अलग अलग मैनेजमेंट है। अंडर वन प्रेसिडेंट हम दो अलग अलग कमेटी ऑपरेट करते हैं और हमारा जो है रजिस्टर्ड इदारा कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहलाता है। तो आजकल जो है हम 7 और 33 दो अलग जो है मैनेजमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। अच्छा, मतलब ये कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ही है जी, मगर एक प्रेसिडेंट के अंदर दो कमेटियां काम करती हैं। 7 और एक 7 को लुक आफ्टर करती है और दूसरी 33 को लुक आफ्टर। 7 के जो है मैं आपको ऑफिस बता दूं, जैसे मिनी हॉल है, नाखुदा मस्जिद है, उनके म्यूटेशन से रिलेटेड या उनकी हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो भी होते हैं वो 7 आपका लुक आफ्टर करती है। और 33 के हवाले से जो हमारे जो 600 समथिंग प्लॉट होल्डर्स हैं उनके म्यूटेशन के हवाले से आजकल जो हमको टास्क मिला हुआ है कि डेवलपमेंट का जो है, जो हमने अपना एक अभी 23 मार्च को एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें आप भी थे और हमने पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर करके पूरा आप लोगों तक जो है वो रोशनी डाली थी कि ये क्या कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर प्लान क्या हैं, जो लोगों ने सराहा भी था। तो मेजर हमारा जो टास्क है अब डेवलपमेंट का काम माशाल्लाह शुरू हो गया और हमको कोटेशंस वगैरह भी आना शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह अनकरीब फिर हम एक महफिल रखेंगे, अपने प्लॉट होल्डर्स को वापस मदऊ करेंगे और जो है लेटेस्ट अपडेट से उनको भी आगाह करेंगे। तो 33 में बेसिकली जो है चेयरमैन जनाब पटेल साहब माशाल्लाह इस उम्र में बड़े एक्टिव हैं, उनकी सरबराही में हमारी टीम काम कर रही है। अशफाक साहब वाला साहब जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं।
2016 में जब हम अलग हुए थे तो बहुत मुश्किल हालात में थे। उसके बावजूद जिस तरीके से पटेल साहब, अशफाक साहब और पूरी टीम ने उस सफ़र को भी तय करते हुए आज जो हम जिस मकाम पे पहुँचे हुए हैं और जो लोगों ने हम पे एतमाद और प्यार दिया है, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों शख्सियत को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई उन्होंने जो है बहुत एफर्ट किए। साथ में यामीन साहब, जो यकीन जानिए कि 33 में अगर उनकी कंट्रीब्यूशन ना हो और जितना नॉलेज वो रखते हैं, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करें। साथ में अहमद इसानी है, मैं थोड़ी बहुत अपना जो मेरे हिस्से का काम है वो सर अंजाम दे देता हूँ। शोएब भाई हैं, शोएब जुमानी, सोहेल जाफरानी है, रशीद अकबानी साहब हैं, अहमद इसानी हैं और फ़ारूक अमलानी साहब हैं। ये हम नौ लोग हैं जो 33 के अफेयर सीखते हैं। और माशाल्लाह हमारे को 33 में काम करने में मज़ा ये आता है कि हम दूसरे इदारों की तरह जो है वो काम नहीं करते, बल्कि हम टेबल पे यकीन करते हैं, या तो कायल करते हैं या कायल हो जाते हैं और सिस्टम्स पे जो है ना अपने फैसले करते हैं। तो यकीन जाने बड़ा मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह 33 के जो प्लॉट होल्डर की उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह करीब उनको जो है वो हम पूरी करके देंगे। अच्छा आतिफ भाई, 16 से लेके 22 कमोबेश को 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और आज आप किस मुकाम पे खड़े हैं? देखिए, मैं जो है वो प्लॉट होल्डर नहीं था। मैंने 2 साल पहले प्लॉट लिया था और जो है ये लास्ट कमेटी थी जिसमें 3 लोगों ने रिज़ाइन किया था। उसमें जो है फिर मैंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। मेरे सामने किसी ने जो है वो इलेक्शन का फॉर्म नहीं भरा तो मैं अनअपोज आ गया, बल्कि इनफेक्ट हम तीनों लोग अनअपोज आ गए। तो ये जो साल था पिछला साल, उसमें मैं जो है फर्स्ट टाइम 33 की कमेटी में आया। तो 21-22 कहलाएगा। तो हमारा टेन्योर 30 जून को पहला साल ख़त्म होगा। अच्छा, स्कीम 33 में ये होता है कि एक कैंडिडेट जो भी है वो 3 साल का सफ़र पूरा करता है, मतलब हर साल 3 सीटों पे इलेक्शन होते हैं। तो आज अगर हम आए तो हम 3 साल के बाद अब रिटायर होंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जो मुझसे पहले वाले थे वो 3 सीटें खाली करेंगे। कंटिन्यूटी ताकि बरकरार रहे। कंटिन्यूटी भी बरकरार रहे और जो है ना नए लोग भी आए, ताकि जो है वो पुराने वालों को भी इफेक्ट ना हो और काम का जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करके जो है ना वो काम समझा के फिर कमेटी जाए। सही। तो इस दफ़ा जो है वो 30 जून को जो है 3 सीटें वेकेंट होंगी और सितंबर में इलेक्शन है। तो देखिए कौन आता है, फिर इंशाल्लाह उनके साथ भी अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे। अच्छा, तो साल में किया क्या आपने? साल में अच्छा ये डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पे हम एंटर हुए थे उस टाइम पे सबसे बेसिक मसला था चार दीवारी को सिक्योर करना। ये मुझसे पहले वाली कमेटी ने जो है वो बाउंड्री वॉल का ठेका जो है वो अप्रूव्ड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अप्रूव जो है वो टेंडर जो है उससे हम देते हैं। हमारी जो है रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ कि हमारे जो है ना जो इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव जो होते हैं उससे हम टेंडर करते हैं और हमारी जो प्री क्वालिफिकेशन बिड में अप्रूव जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं हम सिर्फ उसी को एंटरटेन करते हैं। साथ में हमारी पटेल एसोसिएट से जो है वो हमारा एग्रीमेंट है, वो हमको टेंडर की कॉस्ट वगैरह और उसकी रिक्वायरमेंट बताती है, जिसकी बेस पे हम टेंडर निकालते हैं। ये पटेल एसोसिएट जो है यूसुफ पटेल साहब? नहीं, ये अच्छा। नाम से शायद आपको वो लग रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट फर्म है और हमने अपने जो प्रोग्राम में उनसे तारुफ भी कराया था। इनका तारिक रोड में जो है वो ऑफिस है और ये जो है ये सर्वेयर्स और ये जो आपका जो है आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई काम कराना होता है तो हम उनकी सर्विसेज लेते हैं। सुपरविजन वो प्रोवाइड करते हैं? वो सुपरविजन भी प्रोवाइड करते हैं और वो पहले तो हमको फिजिबिलिटी बना के देते हैं कि आपका टेंडर इस रेंज तक आना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। फिर उसकी बेस पे जो है हम वो प्री क्वालिफाइड बिडर से जो है टेंडर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बाउंड्री वॉल अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 95% कंप्लीट हो गई है। साथ ही साथ हमने जो है वो 2 गेट्स उससे जो है वो पूरी हमारी सोसाइटी को सिक्योर कर दिया है, वो भी आखिरी मराइल पर है। इसके अलावा जो है वो हमने ब्लॉक डिमार्केशन का काम शुरू कर दिया है, वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो है वो आपको पता है सालों साल से मंडी लगती है, तो अभी तो हमारा टास्क यही है और अल्लाह के फजलो करम से अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल
आपसे शेयर नहीं कर सकता, कुछ लीगल एस्पेक्ट भी है, लेकिन लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा मंडी भी नहीं लगेगी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से इंश्योर करें कि जो है वो प्रॉपर्टी को सिक्योर करें, और जो मेजर्स लेना है वो हम ले भी रहे हैं, और इंशाल्लाह अपनी पूरी हद तक जाएंगे कि जो है सिक्योर करें। उसके बाद जो है ये 4 बेसिक चीज़ें हमको करानी है। इसमें जो है आपका लोड लेवलिंग है, आपकी जो है वो वाटर लाइनें, ड्रेनेज, स्टॉर्म, और जो है इंटरनल जो है वो प्लॉट वाइज डिमार्केशन, ये हमारे पेंडिंग कामों में है। इस पे भी जो है हमने वर्किंग शुरू कर दी है, और होपफुली जल्द जो है इसका भी आगाज़ कर देंगे। और ये हमारी सेक्रेटरी रिपोर्ट में भी हम जो इंशाल्लाह 30 जून के क्लोजिंग में सारा लोग अपने प्लॉट होल्डर्स को आगाह कर देंगे। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं 33 के हवाले से। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि हम 2 years डाउन द रोड कहाँ खड़े होंगे, क्या क्या चीज़ें जो आज आपने करनी है वो 2 सालों में क्या क्या चीज़ें उसमें से हो चुकी होंगी? देखें, हम तो अपनी फुल एफर्ट करते हैं, लेकिन ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि इसमें हमको प्लॉट होल्डर्स की सपोर्ट भी उतनी ही चाहिए होती है, फाइनेंशियली भी। क्योंकि देखें अभी जो है ना हम टोटली रिलाई करते हैं, हमारा जो ऑफिस एक्सपेंडिचर है वो हम टोटली जो है वो अपने शेयर वो प्लॉट ट्रांसफ़र की इनकम से अपना वो करते हैं। और जो जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, और लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ गया है, और होपफुली एक जो है अच्छा जो है ना लोगों का रिस्पांस भी है। और सेकेंडली जो है जो हमारा बेसिक होता है कि हम जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो हमने प्लॉट होल्डर्स पे लगाए हैं हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो हमको टाइमली जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस अपने पे कर दें और अपने ड्यूज़ को नील रखें, तो हमारे पास भी इतना सफिशिएंट जो है वो फंड हो कि हम जो है ना किसी जगह पे रुके ना, और अपने जो हमारी जो टू डू लिस्ट है उसके हिसाब से अपना काम का फ्लो जो है वो रोके ना। तो आतिफ भाई, इसमें जो पैसे वक्त पे दे रहा है उसका नुकसान नहीं होता उन लोगों की वजह से जो पैसे वक्त पे नहीं देते? देखें, नुकसान तो होता है, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह जो है वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। फ़ारूक अमलानी जो है खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, और आजकल जो है फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे हैं, प्लस हमारे पास और भी 2-3 फाइनेंस रिलेटेड लोग हैं। तो हम प्लान तो करते हैं कि अपनी फिजिबिलिटी इस तरीके से लगाएं कि एटलीस्ट कि जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो पीछे हमारे पास इतना सफिशिएंट हो कि उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है वो रुकावट ना हो। बट स्टिल यू नेवर नो, जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमिकल, और जो जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ रही है, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन का जो एलिमेंट है, यकीनन जो है वो हमारे पास भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो है उसको पूरा करें। हम सिर्फ देखें, प्लॉट होल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टाइमली जो दें, और हमने 23 मार्च के प्रोग्राम में भी यही अपील की थी कि जितना आप हमको साथ देंगे उतना जल्दी जो है अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करेंगे। तो कैसा रिस्पांस मिला 23 मार्च को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना करोड़ों एहसान है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमको लोगों ने प्यार दिया। प्यार तो दिया, पैसे भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरीज भी आना शुरू हुई। कुछ लोगों ने हमारे को काम देख के बिल्कुल अगले दिन जो है वो अपने ड्यूज़ भी क्लियर किए, और हमको श्योरिटी भी दी कि जो नेक्स्ट आपकी जो ड्यूज़ है इंशाल्लाह हम उसको भी टाइमली कंज्यूम करेंगे। उनके सिर्फ यही है कि अब खुदारा जो माजी के जो जब हम साथ थे और उसमें जो है निगलेक्ट हुए थे हम 33 के अफेयर्स, आप उसको ना दोहराया जाए, और जो है ना उसको जो है अब डेवलपमेंट पे फुल फोकस किया जाए। और हमने भी श्योरिटी दी है कि अब हमारा तो एम ही यही है कि डेवलपमेंट के काम किए जाए। तो होपफुली अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे प्लॉट होल्डर्स जो है हमारे साथ ताउन करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा आतिफ भाई, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी स्कीम्स अलग अलग जगहों पे होती हैं। तो इसी तरह से कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक स्कीम 7 में दूसरी स्कीम जो है वो स्कीम 33 के अंदर है। तो हर जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही होती है, उसके 2-3-4 सेक्टर होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रही होती है, कहीं जल्दी कहीं देर से। तो यहाँ भी इसी तरह से ही है मेरे ख्याल में। तो यहाँ क्यों आप लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि आप लोग जो है वो अलग होना चाहते हैं,
या चाहते हैं कि ये सोसाइटी ब्रेक हो जाए तो इस वक्त? नहीं, देखिए मैं आपको तस्वीर कर दूं, सोसाइटी जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कच्ची मैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जो है हमारा जो है ऑडिट भी साथ होता है और अकाउंट्स वगैरह भी साथ जाते हैं। माजी में कुछ लोगों ने जो है वो कहा था कि 7 के अफेयर्स और 33 के अफेयर्स एंटायरली डिफरेंट हैं। 7 का देखें एक डेवलप सोसाइटी है, उसका म्यूटेशन रह गया है, जो प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं या उनकी अर्निंग जो है वो मिनी हॉल और नाखुदा पे सर्विंग है, नाखुदा की मस्जिद नाखुदा पे जो है ना वो उनको जो है देखभाल है, और इसी तरीके से उनसे रिलेटेड के वो है और मिनी हॉल के अफेयर्स वगैरह देखने। और 33 में जो है ना प्योर डेवलपमेंट है, जो एक 100% एक अलग टास्क है। तो मैं माजी की उन बातों में तो नहीं जाता, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय थी, किसी की नीयतों पे तो मैं नहीं जा सकता, किसी को क्या तकलीफ़ थी या क्या नहीं थी वो एक बहुत बहस है। किसी ने मॉनेटरी लेवल पे तोला कि 7 जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल के सोसाइटी है, 33 तो अभी अंडर डेवलप है, तो जो है वो क्यों हमसे सवाल जवाब करते हैं, वो एक अलग बात है, उसको तो दोहराना बेकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि उस वक्त का जो डिसीजन था वो आज वर्क कर गया, और 2016 या 17 में जब ये दो सोसाइटी बिल्कुल अपने अपने जो है वो फोकस एरिया पे चली हैं, तो माशाल्लाह जो है दोनों सोसाइटीज़ ने जो है ना वो परफॉर्म किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सोसाइटीज़ अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब इसका जो है वो मैं सिरा तो नहीं ले सकता, सिरा तो प्लॉट होल्डर्स ही देंगे कि आया हमसे मुतमईन है या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे 23 मार्च का रिस्पांस मिला तो उससे तो मैं मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लोगों का जो ट्रस्ट एफिशिएंसी थी वो जो है वापस उन्होंने हम पे एतमाद करना शुरू कर दिया है, और हमको प्यार और सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा आतिफ भाई, ये बताएं कि सोसाइटी के अंदर जितने भी प्लॉटिंग हो सकती थी वो तमाम की तमाम प्लॉट्स आप जो है वो बेच चुके हैं जी। इस वक्त आपके पास रेजिडेंशियल में कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है? Residential- मेरे ख्याल में आखिरी जो 8-10 प्लॉट थे वो भी आप लोगों ने कोई 3 साल जी वो जो है वो अनअलॉटेड थे, तो उसको भी जो है वो करके जो है डेवलपमेंट की मद में हमने ले लिया, ये मुझसे पहले की कमेटी ने फैसला किया। अब इस वक्त तो कोई ऐसा इस वक्त कमर्शियल में जो है वो मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो 100% जो है वो अलॉटेड है, सारे के सारे प्लॉट जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल की बात रेजिडेंशियल जो है कमर्शियल का है, और होपफुली उस पर भी जो है जल्द कोई ना कोई प्लानिंग करके उसका भी कुछ फैसला किया जाएगा। चले। खैर कमर्शियल तो हमेशा ऐसा होता है कि बाद में ही वो सेल किए जाते हैं, पहले तो रेजिडेंशियल। हाँ रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल कंप्लीटली आप लोग जो है वो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और हमारा फुल फोकस है कि जो है ना इंशाल्लाह विद इन 1 और 1.5 ईयर जो है कोशिश करके जिनकी अमानत है उनको जो है वो हैंड ओवर करके ताकि वो अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू करें। सही, मगर उसके लिए पहले आपको अपनी जो डेवलपमेंट है वो हमको इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट करके देनी है, प्लॉट साइजेस वगैरह, इन केस अगर कोई साइज डिफर आता है तो हमको जो है अथॉरिटीज़ के पास मार्क कराना पड़ता है, ताकि आने वाले वक्तों में जो डेवलप करेंगे अपने तो उनको प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के कुछ इश्यूज होते हैं वो क्लियर करेंगे। अब मेरे ख्याल में हम फेडरेशन की तरफ आए। हाँ फेडरेशन आपने क्या याद दिला दिया। तो किस साल में फेडरेशन में था? फेडरेशन में 97 या 98 में मैंने ज्वाइन किया था। मैं बाराबाद में रहाइश था, तो उस वक्त बाराबाद जमात का तो वजूद में नहीं था, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन सोसाइटी यूनिट होता था, तो मैंने वहाँ से अपना जो है वो आगाज़ किया था। अब आप पूछेंगे कि कैसे आया, तो मैं ही बता देता हूँ। आने की वजह ये थी कि एक तो मैं मरहूम इलियास दादू साहब से बड़े इंस्पायर्ड हुए, वो पर्सनैलिटी अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उस पर्सनैलिटी से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। उन्होंने जिस तरीके से ब्राज़ील में हमको मकाम दिया था और ऑल वीमेन फेडरेशन में हमको इज़्ज़त दिलाई थी, और दूसरे भी जो है वो फैमिली लिंक से उनको मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व करता था। एक तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनके समाजी काम को देख के, फिर मेरी फैमिली में मेरा कज़न भी जो है वो फेडरेशन और जमात में काम कर चुका है, तनवीर वकानी मरहूम। फिर उसके बाद मेरे उस्ताद थे अख्तर शहजाद, नदीम अब्दुल सत्तार, ये सब जो है वो सोसाइटी यूनिट से इनका ताल्लुक़ था। जब मैं एंटर हुआ था तो इनका ऑलमोस्ट ऑपरेट इनमें चल रहा था,
तो वहाँ से मैंने सोसाइटी यूनिट से अपना जो है वो आगाज़ शुरू किया। और एक अच्छा एक्सपीरियंस था, सीनियर्स ने बहुत कुछ सिखाया, अख्तर शहजाद साहब, तनवीर वकानी, नदीम सत्तार, इनसे बहुत कुछ सीखा। फिर इन्होंने जो है मुझे मरकज़ी सतह पे भी भेजा, फेडरेशन पे। वहाँ पे ज़ुबैर भाई से मुलाकात हुई, रज़ा भाई से मुलाकात हुई, इनकी लीडरशिप के अंडर बहुत कुछ सीखा। और फिर बाराबाद लेवल पे जो है हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किए, बहुत सारे मेला अरेंज कराए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या वैल्यू क्या ऐड किया आपने इतने अरसे में? देखें, लर्निंग के साथ जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिली, लोगों से जो है वो आपने जिस तरीके से नहीं, फेडरेशन के लिए कोई वैल्यू ऐड किया आपने फेडरेशन में रहते हुए इतना अरसा? देखें, फेडरेशन में तो हमने अपने जो है वो एक तो यंग एज थी, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन का तकाजा था कि ब्रेक भी लेनी थी। जितना अर्सा काम किया, ऑनेस्टली काम किया, जितना अपना दे सकते थे दिया। अब आप उसको जो भी वैल्यू एडिशन समझे, मैं तो ये था कि उस वक्त ईमानदारी से सर्व किया, लर्निंग सीखी, ये कि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा माइक के सामने गए तो लोगों का जो है वो माइक का जो डर था वो ख़त्म हुआ, लोगों को फेस करना सीखा। ये तो खैर मेरी अपनी लाइफ के हिसाब से हुआ, लेकिन जो है बिरादरी में जो है वो मैंने सीखा कि बिरादरी में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि बिरादरी को जो है वो सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है। पहले तो ये बताएं कि फेडरेशन उस ज़माने में क्या काम कर रही थी और आज क्या काम कर रही है? देखिए, सॉरी मेरी बात से कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, मगर आपने सच बोलना है। मैं तो सच बोलूँगा। मुझे किस चीज़ का डर है? मेरे तो घर की जो है वो मेरी बेसिक ट्रेनिंग है कि सच बोलो, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। मुझे किस चीज़ का डर है? मैं देखो कि रज़ा भाई, ज़ुबैर भाई, ये मेरे मेंटोर थे, एज में बड़े थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट करना सिखाई। उन्होंने अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने किस तरीके से, मुझे पता है कि रज़ा भाई सिंधी मुस्लिम में रहते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि उनके पास ग्रे कलर की एक गाड़ी होती थी, लेकिन उन्होंने खिदमत की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी जारी रखा। और आज अल्लाह पाक ने किस मकाम पे लेके गए। नदीम का केस है कि वो बेचारा 70s में अपनी एजुकेशन पूरा करके जो है ना वो फेडरेशन में आता था, सर्व करता था। आज अल्लाह पाक ने किस मकाम पे पहुंचाया है। ज़ुबैर भाई हैं, अख्तर भाई हैं, ये सब हमारे पास जो है ना लिविंग एग्जांपल्स हैं कि अपने एजुकेशन, अपने काम के साथ किस तरीके से इन्होंने सर्व किया। मैंने बेसिकली इनसे जो है ना प्यार सीखा, मोहब्बत। मैं एक्टिविटीज़ में भी आता हूँ। इन्होंने जो है मुझे बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने जो है मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया काम करने के लिए। मैंने जो है सही मानों में जो है इनसे बहुत कुछ लर्न किया, बिरादरी की सही मानों में खिदमत करना सीखी। और उन्होंने नेक नियति से अपने टाइम पे जो काम किया वो आज भी जो है कर रहे हैं। उस वक्त फेडरेशन का जो है ना स्कोप एक ही था, उनका कोई सियासत वगैरह उनका नहीं था कि उनको जो है ना एक था कि हमको स्टूडेंट्स रिलेटेड एक्टिविटी पे फोकस देना है। जमात में क्या हो रहा है, मरकज़ में क्या हो रहा है, उस वक्त हमारा ये एक्सपोजर नहीं होता था। वहाँ पे हम प्योरली जो है ना स्टूडेंट रिलेटेड अफेयर्स पे जो है ना काम करते थे। सारे प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिलेटेड होते थे। हम जो है एक्सपोज भी करते थे, हम जो है वो एजुकेशनल सेमिनार्स भी करते थे, हम मेला भी करते थे रिक्रिएशनल के लिए। हमने जो है क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी किए अपने ज़माने में। लेकिन हम सारा फोकस जो है ना स्टूडेंट रिलेटेड थी। स्टूडेंट की जो है वो ग्रूमिंग के लिए कि कोई मैट्रिक का बच्चा पास होकर आ रहा है तो इसको किस तरीके से ग्रूम करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है अपने सीनियर्स के साथ रह के सीखी। आज अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि हमारी फेडरेशन में जो लैकिंग है बेसिकली कि जो सीनियर्स जो चले गए लेकिन उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूनिट्स में छोड़ा नहीं। आज भी जो है ना वो अपना जो है ना इन्फ्लुएंस रख के बैठे हुए यूनिट्स के लेवल पे। उन्होंने यंग आने वाले बच्चों को जो है ना वो अपने इन्फ्लुएंस से पाक नहीं किया है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी भी जो लोग जिन्होंने
जमातों में हैं जो फेडरेशन से निकले हुए हैं, वो फेडरेशन चला रहे हैं। वो फेडरेशन डायरेक्टली तो नहीं चला रहे, लेकिन आज भी अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है। वो आज भी जो है ना फेडरेशन के अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, आज भी जो है ना फेडरेशन से रिलेटेड या जो भी है उसमें सब में जो है ना इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, फेडरेशन हम जो है ना खुद अपनी जो है ना एक अलग एंटिटी होती थी और अपने फैसले खुद करते थे। हाँ, फाइनेंस वगैरह के मसले होते थे तो हम सीनियर्स के पास जाते थे, तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें वो हमको करते थे। हम अपना प्रोजेक्ट लेकर जाते थे तो वो हमको स्पॉन्सरशिप वगैरह अरेंज करके देते थे। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ कि जो भी सीनियर जिन्होंने फेडरेशन पे हाई लेवल पे सर्व किया है, चाहे किसी भी यूनिट का हो, तमाम यूनिट में मैंने देखा है कि जो सर्व करके गए वो आज भी अपना इन्फ्लुएंस रख के बैठे हुए कि आज कोई भी एक्टिविटी हो वो मेरे से होते हुए गुजरे ताकि मेरी इजारादारी कायम रहे। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। तो कौन लोग हैं, नाम हम बताएं। अरे नाम देखें, नाम तो अभी सब समझदार हैं, सब अपना अपना गिरेबान देखें और यंग लड़के भी जो है ना इस चीज़ को चेक करें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर फेडरेशन के लड़कों से रिक्वेस्ट है कि हर जमात जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, फीसें देती है, स्कूलिंग कराती है, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल की फ़ीस तो हम दे देते हैं लेकिन हम उसको चेक नहीं करते कि आया वो जो स्कूल में जो पढ़ रहा है, जो आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एजुकेशन ले भी रहा है। हम मोहल्ले की स्कूलों की भी फ़ीस दे देते हैं। हम जिधर भी वो एक पेरेंट आता है कि मेरे ये बच्चा इस स्कूल में पढ़े, हम दे देते हैं हमारी पॉलिसी के तहत। तो अगर फेडरेशन के बच्चे जो इस काबिल हैं, अगर जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर उन बच्चों को ज़रा चेक करें और उनको ग्रूमिंग वगैरह करें, अगर हमने 10-15 बच्चों को भी जो है ना लाइन पे लगा के प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ राग़िब कर दिया तो हमारे 10-15 जो है वो ख़ानदान जो है वो फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे और मज़ीद लोगों को जो है वो इससे फ़ौक़ियत मिलेगी और मज़ीद जो है ना लोग एजुकेशन पे जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है चंद इलाकों में बच्चे हार्डली मैट्रिक 9 चीटिंग करके पास करते हैं, फिर वही उनको माहौल वगैरह अच्छा नहीं मिलता तो उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो फेडरेशन के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें। फेडरेशन के बाद मेरे ख्याल में मरकज़ पे आते हैं। जी मरकज़ में किस टेन्योर में आप मरकज़ में थे? मरकज़ में 2016 के इलेक्शन में जो है वो मैंने एज अ जॉइंट का कंटेस्ट किया था। अफजल कोठारी पैदल से मैं जो है वो जॉइंट इलेक्ट हुआ था और मैंने जो है अपना टेन्योर 2016 से 19 जॉइंट सेक्रेटरी थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी और टीम में कौन-कौन था आपके साथ? मेरे साथ अकरम थे एज अ जनरल सेक्रेटरी, अफजल कोठारी साहब एज चेयरमैन, अब्दुल रऊफ साहब एज फाइनेंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रिजवान थे शायद पब्लिसिटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड वीसी थे शायद अब्दुल समद भट्टाव साहब। अच्छा, तो कैसा? उसके बाद मैंने जब मरकज़ को देखा तो मरकज़ में तो मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि सिस्टम का शदीद फुकदान है। मरकज़ में जो है वो 6 लोग हम नॉमिनेट इलेक्ट होकर आ तो जाते हैं बट द पावर रिमेन्स विद इलाकाई जमात। हाँ, 4 लोग आते हैं। वो अगर 16 लोग एक तरफ हो गए तो यू कांट टेक एनी डिसीजन। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि मतलब अगर आपको कोई भी जो है सीएमसी का जो भी कुछ करना है, 16 लोग जो है अगर एक तरफ हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, मेजॉरिटी तो उनके पास है। और दूसरा एक चीज़ है, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में देखा कि मरकज़ की फेलियर की वजह यही है कि सिस्टम्स नहीं है। मरकज़ की फेलियर की वजह मतलब आप? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मरकज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। ये इस टाइम की तो ये लैकिंग थोड़ी है कि इस टेन्योर में ही जो लोगों ने बहुत कुछ सुना, लैकिंग तो बहुत पहले से आ रही है। जो अभी जाके बर्स्ट हुआ है लैकिंग तो पहले से है। लैकिंग क्या है, ट्रस्ट डेफिशिएंसी तो उस वक्त से थी। चेहरों की बेस पे आप ज़कात करते हैं, सिस्टम है नहीं आपके पास ज़कात का शॉर्टफॉल होता है, जी मैं लेकर आ जाऊंगा। आपके जो है सही तरीके से सिस्टम्स है नहीं। आप किसी से ज़कात लेते हो तो आपका काम है कि आप उसको जो है ना फ़ौरन रसीद काट के जो है SMS दें
कि उसको भी श्योरिटी हो कि जो है उसको टाइमली जो है आप अपने रिकॉर्ड्स दें कि आपकी ज़कात इस जगह पे मैंने सर्व की है, वो चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत शॉर्टफॉल है। दूसरा यहाँ पे जो है मरकज़ का एक जो है वो तरीक़ाकार रहा है, ज़कातें जो हैं वो इदारे जमा नहीं करें, ज़कातें जो है वो चेहरे जमा करें। जी मुझे आपका चेहरा जमा पसंद है तो शोएब मुझे ₹1,00,000 का चेक दे देगा। मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है तो मैं जितना भी जो है ना इंस्टीट्यूशन के लिए ज़कात ले लूँ, मुझे जो है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैं एक अपने इदारे में भी हूँ, दूसरे इदारे में भी हूँ, तीसरे इदारे में भी हूँ, तो मैं आपके पास ज़कात लेने के लिए जाता हूँ तो वो भी परेशान होता है कि तो भाई आया किस इदारे के लिए। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए कि जो है अगर आप एक इदारे में हो तो एक ही इदारे में काम करो। आप एट द सेम टाइम 3 इदारों में, और जिसका जो बेसिक नेचर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क ये है कि वो मेडिसिन में, फ़र्क ये है कि जो है वो आप फलाई कामों में हो, फ़र्क ये है कि हाउसिंग में, लेकिन नेचर तो वही है ना। जो बेसिक जो है आपकी जो रेवेन्यू का सोर्स है वो तो ज़कात है। जब वही सेम रहेगा, वही कन्फ्लिक्ट में रहेगा तो आपका इदारा कैसे चलेगा। तो सिस्टम्स तो बहुत पहले से वीक थे। अब उसी वीक सिस्टम पे जो है और ज़्यादा जो है वो वीकनेसेस आती गई तो कोलैप्स हुआ। अब कोलैप्स भी जो है वो किस तरीके से हुआ तो सबको पता है, क्या क्या बातें नहीं हुई और क्या क्या नहीं हुआ, उस पर तो बहस करना ही बेकार है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि मरकज़ में वीकनेसेस तो थी। मगर जब आप थे 19 तक, तब तक अकाउंट्स वगैरह तो हर साल देखिए अकाउंट्स वगैरह सब कुछ सही होता था, बनते भी थे। अब जो है फाइनेंस भी सही हाथों में थी, कोई देखिए ऐसा मसला नहीं था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक बात का कायल हूँ कि जो भी आता है वो अल्लाह को भी जवाब दे है, बंदों को भी जवाब दे है, कोई भी गलत नहीं आता। अगर रॉन्ग थिंग्स हो भी रही हैं तो जो है बाकी लोगों का भी काम है ना कि उसको टाइमली आपके जो है ना मुझे तो याद पड़ता है कि ये जो अभी ये आइन की बातें हैं, उस टाइम पे तो आइन तो कोई खोल के देखता ही नहीं था। आइन में तो क्लियरली लिखा हुआ था कि जो है ना मंथली हिसाबात मांगो या बाई मंथली है, आई डोंट नो मैं उस पे जो है ना आप लोगों ने सीएमसी में कभी हिसाब किताब मांगे बाई मंथली। जब इतना लेट होते गए उसके बाद फिर आप शोर शराबा करें और वो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो ये भी गलती है सीएमसी मेंबर्स की। ऑफिशियल तरीके से करें। हाँ अगर वो चीज़ें नहीं हो, अब अगर जो है आप लोगों की जो है ना सीएमसी की जो है वो कमेटी होती है ऑडिट वगैरह की, वो भी अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, फाइनेंस तो बना के दे देगा, चेक एंड बैलेंस तो आपका करना है ना, हम तो वो अहदेदार हैं, हम तो आपको बना के दे देंगे। जो कंसर्न बंदा है उसने आपको बना के दे दिया, चेक करें। तो अगर कोई लैप्स होता है तो एक बंदे की तो गलती नहीं है, फिर तो सबकी गलती है। अच्छा नहीं, मैं खैर हम बात को वो एक अलग उसको समेटते हैं बहस को। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि 2019 तक जब तक आप थे तब तक हिसाबात तो टाइम पे मिलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त का कोई बिल 2-3 महीने का डिले होता था। आपको कभी ऐसा भी नहीं लगा कि किसी किस्म का कोई बेज़ाब्तगी, माली बेज़ाब्तगी हुई हो? नहीं मुझे ऐसा फाइनेंस सही हाथों में था? फाइनेंस सही हाथों में था 19 उस से वक्त। अच्छा मैं आपको बता दूं, उस वक्त जो है वो मेरे आने से पहले वाले टेन्योर में जिलानी से रिलेटेड फंड्स को यूटिलाइज किया गया था जिलानी में बनाने के लिए। तो उस वक्त कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया था, जो उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर दिया गया था। मेरे पॉइंट जब तक मैं था तब तक सिर्फ एक इशू चल रहा था, बड़ा इशू यही था। मगर उसमें भी हुआ ये था कि एक हेड से फंड्स यूटिलाइज कर लिए गए थे किसी दूसरे हेड में। हाँ। ऐसा नहीं था कि कोई फंड्स ही गायब हो गए। नहीं वो आपकी बात सही है, बट फिर उसमें वो शरीयत और सब चीज़ें आ जाती थी तो वो भी एक मौजूद बहस बना था। लेकिन मेरे हिसाब से उसको जो है वो सही जो है वो केयर करके जो है उसको सही तरीके से वापस चीज़ों को समेट लिया गया था और सही तरीके से कर दिया गया था। अच्छा अब हम आते हैं 19 से लेकर 21 तक का जो टेन्योर है, जी जी अभी वाला जी अच्छा करंट टेन्योर में क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी लगी जो आपके टेन्योर में नहीं होती थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी? करंट टेन्योर में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि करंट टेन्योर में अच्छे लोग आए थे, लोगों ने सही अलग किया था, उन्होंने एफर्ट भी बहुत अच्छी की थी। अफजल
बुजवाला से मेरी ज़ाती इख्तिलाफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसको क्रेडिट ये दूंगा मैं कि उसने WMO और ऑल वीमेन फेडरेशन को अपने साथ मुंसलिक किया था, और जो चीज़ें माजी में नहीं होती थी फ़ीस के हवाले से, जहेज़ के हवाले से, उन चीज़ों को काफ़ी हद तक उसने जो है वहाँ से करवाया, हमारे मरकज़ का बोझ कम करवाया। अच्छा, ये आप देखें, मैं उसके उस पे आग ये जो अभी करंट इनिंग में जो टीम आई, जी जी, नदीम ने भी काफ़ी एफर्ट किए, जो चीज़ें जो पिछली दफ़ा की जो है वो अच्छे तरीके से उसको किया। उसके बाद जो है अकरम यूसुफ साहब तो वैसे ही हसन मौला आदमी है, वन मैन शो चलते थे, उनकी पॉलिसी पे लोगों का एतराज़ होगा, मैं भी एतराज़ करता हूँ कि वन मैन शो तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपने हिसाब से सही किया। अब आप बोलते हैं कि गड़बड़ तो हुई, हमने भी सुना, व्हाट्सएप पे भी गड़बड़ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना शोर मचाया गया है, अगर वो उतना शोर नहीं मचता तो उसमें जो है ना हमारी मरकज़ की बका बच जाती और चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया जाता। शोर ज़्यादा मचा था, वो कंट्रोलेबल शोर था, चीज़ें तो वही हुई जो हुई, लेकिन शोर ज़्यादा मच गया। तो चले लोगों को अवेयरनेस तो मिली कम से कम। देखें, अवेयरनेस तो चला के हो क्या रहा था। देखें, अवेयरनेस ज़रूर मिले, लेकिन अवेयरनेस का ये तरीका तो नहीं है कि आप अपनी पेरेंट बॉडी जिससे आपका मैरिज पहचान है, आप उसकी जो है इज्जत को दाव पे लगा दें। जो टेबल में बैठने वाले थे उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे शोर मचाया, और जो है वेल विशरों ने जो है व्हाट्सएप पे क्रेडिट लिया आइन बनाने का और दूसरी चीज़ों का। उसके बाद जब चीज़ें हाथ से जाने लगी तो मैं भी, मेरा गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, हालांकि जब ये चीज़ें मंजर आम पे नहीं भी आई थी तो मेरी इत्तला के मुताबिक मरकज़ के 2 ओहदेदार ने ये चीज़ें ब्रेक करने से पहले आपकी जो है वो पैटर्न इन चीफ और 1-2 और लोगों को एतमाद में लिया था, लेकिन उन्होंने भी खातिर का उसका रिस्पांस नहीं दिया था। उसके बाद ये चीज़ें जब मंजर आम पे आई तो चीज़ें जो है ना उसके बाद जो है ना वो शोर ज़्यादा मचना शुरू हुआ। तो गलत था आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से देखें, फिर तो सब कसूरवार है ना, जिनको एतमाद मिल गया तो उनको भी जो है वो रिस्पेक्ट का जो है वो एहसास होना चाहिए था, उस वक्त चीज़ों को देख लेते, बजाय कि फिर व्हाट्सएप पे जो है शोर करना और फिर उसके बाद एक नया इदारा बनाना, उस वक्त भी बैठ जाते, लैप्सेस को देख लेते, बहुत सारी चीज़ें होती तो शोर इतना नहीं होता। मेरी ये चीज़ है। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाया गया। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा, फिर क्या? मैं ये कहूँगा कि जो गलत है उसको गलत कहो, जिसने गलत किया है उसको, अभी तो फ़िलहाल कोई आइन में रूल ऐसा कुछ नहीं है, वो भी करो, रिकवरी करना है रिकवरी करो। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि एक तरीक़ेकार जो अडॉप्ट हुआ वो बिल्कुल गलत था। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप पे शोर करने की बजाय ये व्हाट्सएप पे शोर करने आईनी तरीका है वो अपनाना चाहिए। आईनी तरीका था, जैसे आपने जो है एक मूवमेंट जो है वो, जो आपने जो एक रेजोल्यूशन पास की थी, अगर जो है वो सालाना इजलास नहीं हो रहा था मेंबर्स का, जनरल कौंसिल का, तो आपने अपना आईनी हक यूज़ किया, आपने भी लोगों को शाउट दिया। इसी तरीके से आपने एफर्ट करके सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेके एटलीस्ट कोशिश तो की। इसी तरीके से कर लेते, बजाय कि जो है वो डेली बेस पे जो है वो प्राइम टाइम शो चलता था, 2-4 लोगों की वेल विशर से आवाज़ आती थी, 2-4 लोगों की एक जमात से आती थी, फिर 2-4 लोगों की और आती थी। उसके हिसाब से जो है ना आखिरी में तो फैसला वही हुआ जो टेबल पे, और उसी तरीके से हुआ तो पहले भी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। मतलब जो फैसला हुआ आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे नहीं पता, मैं इतना डिटेल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब तक जमातों का इन्फ्लुएंस रहेगा तब तक जो है वो चीज़ें जैसे हम एक आम कच्ची में चाह रहे हैं वैसे नहीं हो सकती। जनरल काउंसिल हो जाए या जो भी हो जाए, इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। तो क्या मतलब, अगर ये मॉडल आपको लगता है कि ये मॉडल फ्लॉप है तो क्या मॉडल होगा? देखिए, मैंने उस वक्त भी जो है व्हाट्सएप पे एक तजवीज़ दी थी कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि पैटर्न काउंसिल भी मेरे हिसाब से जो है
उसको भी डिजॉल्व करें। मेरे हिसाब से देखें, हर फील्ड में कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो अपने अपने इदारे भी चला रहे हैं और जो है वो एजुकेशन से हवाले से बहुत अच्छी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसी तरीके से हाउसिंग से रिलेटेड हमारे पास बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी हैं, और इसी तरीके से जो है हमारे लीगल अफेयर्स में हमारे पास वकील भी हैं, प्रोफेशनल्स में मेडिसिन भी हैं। हम बेसिकली, मेरा एक मानना है कि हमको एक बोर्ड्स बनाने चाहिए, प्रोफेशनल बोर्ड्स। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मसला है, एजुकेशन से रिलेटेड चाहे वाइट में मदद करनी है या जो भी है, उसका एक बोर्ड हो। एक बच्चा जिसको ज़रूरत है पहले उस बोर्ड के पास जाए, उसको अपनी चीज़ें बताए, वो बोर्ड उसको ग्रूमिंग भी करे, उसको जो है अच्छी तरीके से गाइडेंस भी दे, और उसकी रिक्वायरमेंट को देख के जो है ना वो मरकज़ के जो भी आए, मरकज़ का जो है ना उसको सिर्फ डिस्बर्समेंट बॉडी होना चाहिए। केसेस अप्रूव करना जो है ना उस बोर्ड का काम होना चाहिए, वो चीज़ों को सब करे और मरकज़ डिस्बर्स कर दे कलेक्शन करके। इस तरीके से जो है आपका लोड भी कम हो जाएगा। अब देखें ना कि मुझे नहीं पता, अब जो है मादी में तो ऐसे ऐसे भी केसेस हैं कि एक सिंपल ग्रेजुएट बंदा भी जो है ना वो एजुकेशन कमेटी का हेड बन जाता है। तो आजकल के वक्त के हिसाब से जो है ना हमको प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमको अपने डोनर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमको अपने प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सिस्टम को चेंज लाने की ज़रूरत है। सिंपल जो है इस तरीके से नहीं होगा। ये कब तक चलेगा? आप समझते हैं कि प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग के साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो implementation में सकता है। आसानी देखिए होगी। हमारे पास जो है बहुत रिसोर्सेज है, हमारे पास भी जो है ना, अगर हम बदकिस्मती से 10 सालों से तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि जो है हमारी जो है वो सेंसस होगी, वो अल्लाह आलम कब होगी। जब तक हम अपनी जो है स्ट्रेंथ का ही नहीं पता कर सकेंगे कि हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या है, तब तक तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात। तो बेसिक चीज़ों पे तो हम इग्नोर करके दूसरी चीज़ों पे हम क्या बात करें। अब मेरे ख्याल में फाउंडेशन पे आ जाते हैं। फाउंडेशन पे आप फाउंडेशन बना क्यों था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग मरकज़ को ज़कात देते थे जी, उन्होंने जब ये देखा कि उनके पैसे सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हो रहे अच्छा, या मिसयूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये काम हम अपने हाथों से कर लेते हैं, अच्छा। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बना दी। मरकज़ की ज़कात कितनी है? मरकज़ 4 करोड़। जी, 4 करोड़। 4 करोड़, ठीक है। फाउंडेशन पे जो 19 लोग हैं उसमें से एक इदारे को भी चला रहे हैं, उनकी ज़कात कितनी है? पता नहीं, ये तो खैर मुझे नहीं, एक आइडिया वाइट गैस हाउसिंग के रिलेटेड काम करते हैं, उनमें मैं- मेजॉरिटी लोग वही हैं। मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ ना सवाल, मैं एक गैस कर ले, 15 करोड़ 16 करोड़ 19 लोगों को माशाल्लाह बरादरी के जो है ना जेम्स हैं, अगर सब जो है ना वो कर लें तो मरकज़ से ज़्यादा ज़कात जमा कर सकते हैं। सही ऐसा ही है। तो उनको उधर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मरकज़ की? पहला सवाल ये नहीं मगर देखिए, सुने मेरी बात। ज़कात का तो अगर ये कहते हैं कि डोनर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, तो पहले तो मुझे बताएं कि 4 करोड़ रुपए में आप तो वैसे भी पहले भी ट्रस्ट नहीं करते थे मरकज़ी जमात को। आपका तो जो है ना पूरा फोकस किसी और इदारे में था। आपके तो बहुत कोई लिमिटेड परसेंटेज जो है ना मरकज़ में जाती थी। आपका तो बेसिक जो है ना वो तो इदारे दूसरे इदारे में चले जिसको आप खुद प्राइवेटली ओन कर रहे हैं, और आपके जो है ना वो सारे अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मरकज़ में तो आपका स्टेक बहुत कम था। आते भाई देखिए, मगर ना जो भी ज़कात है वो तो आपका शरई फरीज़ा है ना, और उसे शरई उसूलों के मुताबिक खर्च होना चाहिए। तो जब मुझे ये पता लग गया कि मेरे पैसे शरई उसूलों के मुताबिक खर्च नहीं हो रहे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस जगह पर ज़कात ना दूं जहाँ पे मुझे डाउट है। तो उन्होंने अगर ये किया है तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। देखें, ये प्रूवन बात थी कि गलत हुई है, चल रहा था। बेज़ाब्तगी देखें, देखिए, बेज़ाब्तगी तो बेज़ाब्ती- आप सबके सामने है ना। ठीक है, चले आप कहते हैं कि बेज़ाब्तगियाँ हुई। जिन लोगों ने बेज़ाब्तियाँ की, जिन लोगों ने 19 लोगों की कमेटी है, उन्हीं लोगों के साथ जो बेज़ाब्तगी करने वाले शख्स हैं वो दूसरे इदारों में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो पहले तो उनसे आपका ताल्लुक करें। हाँ वो बिल्कुल उसमें वो जो है मरकज़ में वो काबिल कबूल नहीं है, दूसरी जगहों पे काबिल कबूल है। मुझे आप इसका जवाब दें पहले।
जब मैं फॉर एग्जांपल मैं जो है मरकज में रॉन्ग डूइंग्स की मैंने से मैं दूसरे इदारे में भी तो एक इदारा ओन कर रहा हूँ, और जो आपके 19 लोगों की कमेटी के लोग हैं उसमें से वो भी मेरे साथ जो है ना हेड कर रहे हैं, तो मैं उस इदारे में काबिल कबूल हूँ, मैं मरकज में काबिल कबूल नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो आप वहाँ से मुझे आउट करें। अब मैंने आपका जो है उन साहब का इंटरव्यू सुना, मैंने पूरा नहीं सुना लेकिन मैंने कुछ हद तक सुना था। उन्होंने कहा कि हमने एक टेम्परेरी बॉडी बनाई है, ठीक है, जब तक कि मरकज़ के जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। मुझे एक बात बताएं कि आपने टेम्परेरी बॉडी तो बना दी, मरकज़ आपकी पहचान है, मेरी भी पहचान है, कोई भी कच्ची मेंबर इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता, और हमारी पहचान कच्ची मेंबर मरकज़ी जमात से, हमको आइडेंटिटी और तस्लीम किया है कच्ची मेंबर मरकज़ी जमात को APMF ने कच्ची मेंबर मरकज़ी जमात से, ना ही फाउंडेशन से किया है, ना मौलवी जुमा से किया है, ना खिदमत से किया है, ना किसी और से किया है, मरकज़ी जमात से किया है ना। आप अगर एक इदारा बनाते हैं, आप मरकज़ को जो है वो डिफेम नहीं कर रहे। देखें आप, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। देखें बात सारी वर्ल्ड WMO यूनाइटेड मेमन APMF की फंडिंग से क्या अब आप लोग जो है अपने अपने इदारों से लिया करेंगे? कैसे देंगे? आप तो आज भी मरकज़ को देंगे ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें रह के चेंज करें ना। आप कहते हैं कि हमने कानून साजी की लेकिन हम उसमें फेल हो गए। भाई मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आपने कोशिश की, फुल एफर्ट किए, लेकिन उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि वो तो सारे जो है इख्तियारात जो है पैटर्न काउंसिल को देना चाह रहे हैं। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने इतना स्टडी नहीं किया, अब ऐसे बहुत सारे लोगों का होगा, इस वजह से हमको काबिल कबूल नहीं है। बात यह है कि अगर सिस्टम में आप चेंज लाना चाहते हैं तो सिस्टम के अंदर आके करें ना, या तो एक अलग दुकान खोल लें आप। देखें इशू ये है कि अकाउंट्स हर साल ऑडिट होके सबको मिलने चाहिए। डन, अग्रीड। 3.5 साल हो गए इस कमेटी ने एक भी हिसाब ऑडिट करके आज तक अपने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा बैकलॉग है ना। ये जो कुछ भी हुआ है, ये फाउंडेशन जो फाल हुई है, इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि कोई घंटे 2 घंटे, महीने 2 महीने, साल 2 साल का मसला है। ये 3.5 साल नहीं गुजरने के बाद ये नतीजा सर देखें, 2 चीज़ों को हम मिस कर रहे हैं। 3.5 साल तक अकाउंट्स नहीं दिया, कोई भी जो है डिफेंड नहीं करेगा क्यों नहीं दिया, पूछना चाहिए। इलाकाई जमातों के जो 4 CMC के मेंबर हैं उनको अपनी जमातों को उनसे पूछना चाहिए, उनको उनसे पूछना चाहिए। साल तक वेट किया, 2 साल तक वेट किया, आप लोगों ने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया, उसमें आपको खातिर का रिस्पॉन्स नहीं मिला। अग्रीड, वो आप लोग सिस्टम में रहते तक जिस हद तक गए आप लोगों ने किया, एक अच्छा काम है। उसके बाद आप लोगों ने फैसला किया और आपकी जनरल काउंसिल से जो भी फैसला हुआ, आज आप लोगों ने वापस उनको रिस्टोर कर दिया अपनी अपनी पोजीशंस पे। वीकनेसेस है या पर्सनल लाइकिंग है या जो भी है, एक बंदे ने जो है वो मरकज़ को छोड़ के इलाकाई जमात का प्रेसिडेंट ले लिया। अब वो तो आइन में उसको इजाज़त है या जो भी है, वो उनकी पर्सनल एक वो है, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं डिफेंड करूँगा कि 3.5 साल तक हिसाबात क्यों नहीं हुए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये 3.5 साल की जो है फाउंडेशन की प्लानिंग थी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल विशर ग्रुप एक बना था, उन्होंने सबसे पहले तजवीज़ दी थी कि एडॉक कमेटी बना लो, एडॉक कमेटी के नाम भी दे दिए गए थे। अब उन्हीं 19 लोगों में वो एडॉक कमेटी भी शामिल है। आप जब आप सिस्टम के अंदर नहीं घुस सके तो आपने जो है वो अपना एक जो है वो करवा ली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मरकज़ को जो आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, WMO की नज़र में, मेमन फेडरेशन की नज़र में, चले यूनाइटेड फेडरेशन पे तो आपके जो है वो होल्ड है, यूनाइटेड की जो है ना वो आप फंडिंग वापस ले लेंगे अपने पास, बाकी 2 इदारों को जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब आप बेसिक अपनी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी आइडेंटिटी मरकज़ है, आप उसको चेंज करें ना। मैं कब आपको डिफेंड कर रहा हूँ कि मरकज़ सही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सिस्टम्स को ठीक करेगा। बदकिस्मती से आना हर कोई चाहता है, लेकिन लड़के आना कोई नहीं चाहता, सबको तशरीफ जो है ना हाथ में चाहिए। अच्छा नहीं, बात सारी ये है कि देखिए जिन लोगों ने भी फाउंडेशन को फाल किया
उनमें से अक्सरियत तो उनकी जो समझते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। वो ले नहीं सकते सर, वो डरते हैं, उनको हार का खौफ है। वो आज भी आना चाहते हैं, आज भी सब उनको जो है बोलें कि आपको बनाना चाहते हैं, सब आएंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रीट पावर नहीं है। तो भाई जब गलत हो रहा था, जब मेंबरशिप बना रहे थे दूसरे, तो आप भी बनाते, वक्त के साथ आप भी अपने आप को चेंज करते। उस वक्त तो आप अपने अपने इदारों में इतने इन्वॉल्व थे कि आप अपने इदारों में जो है, अगर आपको कोई चेयरमैन अच्छा ना लगे तो आप उसको प्रोग्राम में जो है इज्जत ना दें। हालांकि वो तो मरकज़ का था, कोई भी नुमाइंदा था। आप जो है वो अपनी कमेटी को जो है ना अलग लेके चलें हर जगह पे। अच्छा, ये क्या कि कुछ हुआ था क्या ऐसा वाकई? कोई कोई चेयरमैन मरकजी जमात? देखें भाई, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे भी बुरा लगा था और मैंने खुला बावर इजहार किया था व्हाट्सएप पे भी कि उस वक्त मरकज़ का जो नुमाइंदा था, आपको उसको जो है ना स्टेज पे बुलाना कर इज्जत देना चाहिए। लेकिन कुछ वेल विशर्स ने उसको ये जस्टिफाई किया था कि उनका पर्सनल प्रोग्राम है, वो जिसको बुलाना चाहे या नहीं बुलाना चाहे। तो आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि उस वक्त मरकज़ एक जो है आपका एक अलग इदारा था, तो उस वक्त आपने मरकज़ को जो है ख्याल नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया, तो आज मरकज़ की तो इतनी आप लोगों को फिक्र क्यों होने लग गई? फैमिलीज को इन्वॉल्व करो सर। 19 लोगों से जो है ना वो से वेल विशर नहीं है, 100 सवा 100 लोग और भी बहुत सारे माइंड है, उनको भी ऑन बोर्ड लो। कोई सेमिनार कराओ, कोई सिंपोजियम कराओ, उनसे राय लो कि आज हमारे को इसकी शॉर्टफॉल है, कैसे ख़त्म होगी। ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को जो है बरादरी में इंट्रोड्यूस कराओ। हेजिटेट करेंगे आने में, लेकिन कसम खा के बोलता हूँ कि सब बरादरी के लिए दर्द रखते, सब अपना मशवरा देंगे। लेकिन ऑनेस्टली जो है आओ, सिस्टम को चेंज करो। जहाँ पे जमातों को जो है थोड़ा उनका इख्तियार कम करना है, उनका इख्तियार कम करो। जब मरकज़ को और मजबूत करना है, और जहाँ पे आप समझते हैं कि 19 लोगों में से कोई जो है काबिल लोग है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकता है, कसम से आए, मैं सपोर्ट करूँगा, हम सब सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट करोगे, कौन सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये तरीक़ाकार के इदारा एक अगर थोड़ी बहुत तकलीफ में है, उसके आगे से आप दूसरा इदारा बना लें और नेचर भी वही हो कि मैं भी वेलफेयर का काम कर रहा हूँ और वेलफेयर का काम भी वही कर रहा हूँ कि मैं डिपेंडेंट उन्हीं की लिस्टों पर हूँ, तो ये तो कोई हल तो है ही नहीं ना सर। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग बहुत बिरादरी का दर्द रखते हैं, लेकिन खुदा के लिए मरकज़ की आइडेंटिटी को नुकसान मत पहुँचाएं। मरकज़ में आए, मरकज़ को आके चेंज करें। अगर जो है आज थोड़ी बहुत आपको तकलीफ है, अगर आज आपकी बात नहीं मानी गई है, आए उसके बाद अपनी चीज़ें मनवाएं, क्यों नहीं मानी जाएंगी? आप कहते हो, आपने सिंपल बोल दिया कि हमने अमेंडमेंट सी वो किसी भी तरीके से नहीं मनवाई गई, तो इसका मतलब है कि आप एक अलग इदारा खोल दें। कल को आतिफ इस काबिल है कि आतिफ को कोई चीज़ मरकज़ से या किसी इदारे से प्रॉब्लम है तो वो एक नया इदारा खोल दें। मतलब हर कोई अपने अपने इदारे खोलता रहे, ये हल नहीं है। और साथ में के नेचर भी वही रखें, वही तरीका है, वही करना। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे डोनर्स बैठे हुए हैं, वो हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि यार कोई खालिस केस हो जो वाकई डिज़र्विंग हो, हमको जो है वो आप लोग रेफ़र करो, हम देने को तैयार हैं। जो उनकी ट्रस्ट डेफिशिएंसी है उनको दूर करो, खुदा के लिए उसको दूर करो। इदारों पे इदारे बन के दूर नहीं होते। ये बहुत जो है इसमें वर्किंग की ज़रूरत है, और ये जो है ना ये व्हाट्सएप पे जो है ना ये चेंजेस नहीं आएंगी, और या ये 19-20 लोगों की एक अपनी ड्राइंग रूम में सियासत करके भी चेंजेस नहीं आएंगी। इसको बरादरी एज अ होल लेना पड़ेगा। कुछ हम जैसे चढ़िए दिमाग भी हैं, वो भी शायद कोई ऐसे मशवरा दे दें जो आपको जो है कुछ समझ में आ जाए। कुछ आपके जैसे सोफिस्टिकेटेड लोग हों, उनके मशवरे से आप काम कर लें। इसी तरीके से जो है वो बरादरी में इम्प्रूवमेंट आएगी। आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं माजरत चाहूँगा कि अगर राय का खुलकर इजहार किया। सर मैं, एक तो ये NS का एक ऑफिशियल चैनल है, लेकिन मैं फिर ये माजरत चाहूँगा कि अगर मेरे कोई हार्श जुमलों से किसी की तस्दीक हुई हो तो मैं उनसे माजरत खाऊँ। लेकिन मैंने प्योरली जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी तो उम्र तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बिरादरी का दर्द है और सारे इदारों में काम किया है, तो अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो आप तक शेयर किए हैं। तज़ीक का तो खैर मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे लगता है कि दिल आज़ारी तो कुछ लोगों की हुई होगी। सर दिल आज़ारी हुई होगी, अगर पॉजिटिव सेंस में लेंगे
तो जो है वो अच्छा है, बिरादरी के लिए होगा। लेकिन अगर जो है ना, हमारी बिरादरी की एक बदकिस्मती ये भी है कि हज़रत अली का कौल है कि ये देखो कि क्या बोल रहा है, ये ना देखो कि कौन बोल रहा है। बदकिस्मती से हमारी बिरादरी में जो है ये देखा जाता है कि कौन बोल रहा है। अगर एक प्रोफाइल वाला बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, मेरे जैसा कंगला है तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो ये वाला भी ज़रा जो है ना वो चेंज करना है। सही बात है। वैसे उर्दू में कहते हैं कि जिसकी जेब में वजन हो उसकी बात में वजन आ ही जाता है। हाँ, तो बस तो हमारे तो आजकल जो है वो जजमेंट के मयार भी यही रह गए कि जिसकी तरफ झुका हुआ है उसी के उसके हक में फैसले। चले वो अल्लाह वाले वाले वो वाले ज़माने के आखिरी में भी कहूँगा कि मेरे आइडियल तो दादू साहब थे, नड्यार आदमी था, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। आमीन। हक बात हमेशा की है और उन्हीं से सीखा है कि हक का बात करो, बाद में जो होगा देख लेंगे। चले अल्लाह ताला जो है वो हम सबको इस काबिल बनाए कि हम अपनी बिरादरी की खिदमत कर सकें। बस आमीन। और जो लोग इस वक्त खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक सबको जो है नेक नियति से बहुत काम बहुत करने शुक्रिया। के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।